तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आखिरकार WBJE 2024 का काउंसलिंग का जो टाइमलाइन के साथ आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बहुत सारा डिस्कशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो के द्वारा आपको डिलीवर किया जाएगा और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमारा जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें एक छोटा सा डिस्काउंट आप लोगों के लिए है, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो डेफिनेटली इस चैनल को पूरा से सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से इस वीडियो को देखना। अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो डेफिनेटली शेयर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में और साथ ही साथ लाइक भी कर देना। चलते हैं हम स्क्रीन के अंदर। देखो, सबसे पहली जो बात है, ये जो PDF दिया गया है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से जो जिस्ट फॉर्मेट पे मैं इस पूरा PDF को एक्सप्लेन करूंगा, तो अच्छे से समझना। ये जो भी एडमिशन है, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करके रखा हूँ। ये जो भी एडमिशन है वो UG एडमिशन होने वाला है। ये जो भी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर इन वेरियस कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल जो भी कॉलेज है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कॉलेजेस है, आर्किटेक्चर और उसके साथ ही साथ वेरियस अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस अलग अलग है और यूनिवर्सिटीज वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसके लिए एडमिशन काउंसलिंग जो है वो शुरुआत उसका किया जा रहा है। ठीक है, ये जो भी काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग होगा सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, एक होता है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है उसमें आपको हर एक इंस्टीट्यूट्स एक ही साथ में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा। सेंट्रलाइज्ड है मतलब ये मेन काउंसलिंग है। ठीक है, तो इसमें अगर आप मतलब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको हर एक वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी कॉलेजेस है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जो भी कॉलेज है, एक ही साथ एज अ चॉइसेस आपको देखने को मिलेगा। एज बहुत सारा चॉइस आपका देखने को मिलेगा और आज जो भी आप कॉलेज में चाहते हो उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये पूरा काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे होता है। सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन आपका ऑफलाइन पे होता है और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो ऑफलाइन होता है। एडमिशन ऑब्वियसली ऑफलाइन होता है, लेकिन बाकी का जो रजिस्ट्रेशन होता है और चॉइस फिलिंग होता है वो पूरा ऑनलाइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस मिलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एक वैलिड GMR रैंक होना चाहिए या JEE मेन के बेसिस पे आपका एक वैलिड CRL रैंक होना चाहिए, तब आप इस पार्टिसिपेट कर सकते हो इस काउंसिलिंग के अंदर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं रूल्स एंड गाइडलाइंस। देयर विल बी वन कॉम्बाइंड काउंसिलिंग फॉर बोथ WBJE 2024 एंड JEE मेन 2024 रैंक होल्डर्स। जो भी JEE मेन का रैंक होल्डर्स है या JEE मेन को अगर आप छोड़ दोगे तो WBJE का रैंक होल्डर है, दोनों के लिए एक ही साथ आपका काउंसलिंग, कॉम्बाइंड काउंसलिंग होने वाला है। ठीक है, क्या क्या है आप यहाँ पे पढ़ो। ऑल पार्ट्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट एंड पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस विल बी डन ऑनलाइन थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस है, मतलब जो आपको अगर आप कोई कॉलेज में आपका ऑप्शन में आप जो भी चॉइस लिस्ट में भरोगे, अगर वो सारा चॉइस में कोई भी एक आपका मिल जाता है तो उसको अगर आपको लेना है, तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है सीट को या फिर उसको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना मैंडेटरी है। वो भी आपका सेंट्रलाइज काउंसलिंग के पोर्टल के अंदर ऑनलाइन मोड पे आपका वो पेमेंट आप कर सकते हो। आपको करना भी पड़ेगा। चॉइस फिलिंग और जो भी रजिस्ट्रेशन है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये आपका ऑनलाइन पे ही करना पड़ता है। ऑनलाइन मोड पे आपको ये करना पड़ेगा। The counseling will assign seats in the institute and courses listed in the approved seat matrix from the competent authority. This information is available in the board website. ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट में आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसके बारे में बता रहा है। Any candidate who meets the eligibility criteria has secured a rank GMR in the WBJE 2024 या JEE मेन 2024 exams can register for counseling. ठीक है, जो भी एलिजिबल है, मतलब एक वैलिड GMR रैंक है और JEE मेन का एक रैंक है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कितना राउंड्स होगा, इसमें आपका अलॉटमेंट होगा, अपग्रेडेशन होगा और मॉपअप राउंड होगा। 3 राउंड्स आपको देखने को मिलेगा। जो 2 राउंड्स है ये आप मान के चलो आपका फर्स्ट राउंड है। सेकेंड राउंड पे आपको मॉपअप देखने को मिलेगा। जिसको मॉपअप में जाना है उसको थोड़ा सोच समझ के जाना होता है, क्योंकि अलॉटमेंट जो होता है या अपग्रेडेशन होता है, ये 2 राउंड थोड़ा सा सेपरेट हो गया है।
थोड़ा सा, तो यहाँ पे 3 राउंड्स है लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सेपरेट राउंड्स है, राउंड 1 एंड राउंड 2, जिसको आप बोलते हो अलॉटमेंट एंड अपग्रेडेशन। और जो मॉपअप है उसका थोड़ा सा सेपरेशन मिल जाता है आपको। मतलब क्या होता है, मॉपअप में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो अपग्रेडेशन और अलॉटमेंट जो राउंड है इसको आप करके, इसको फुल मतलब इसको इसमें पार्टिसिपेट करके भी जा सकते हो, लेकिन उस केस में आपका सीट रहेगा या नहीं रहेगा उसमें थोड़ा सा लोचा है, तो उसको थोड़ा आप समझो, तो मैं आपको समझा दूंगा। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रजिस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड 1 एंड द मॉपअप राउंड। ठीक है, तो मॉपअप में भी आप सेपरेटली रजिस्टर कर सकते हो, राउंड 1 पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, राउंड 1 पे और राउंड जो मॉपअप राउंड है राउंड 3 में अलग से सेपरेटली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अलग से रजिस्ट्रेशन होता है मॉपअप में, जो मैं अभी बताया आपको, अलग से आप मॉपअप पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ सीट। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ठीक है, तभी आपको सीट मिलेगा, एक्सेप्ट आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा। द बोर्ड विल नॉट कन्वर्ट और डी रिवर्स एनी वैकेंट सीट इन द रिजर्व कैटेगरीज टू, तो बोर्ड विल नॉट कन्वर्ट और डी रिवर्स डी रिजर्व एनी वैकेंट सीट्स इन द रिजर्व कैटेगरी। जो भी रिजर्व कैटेगरी का जो सीट्स है उसको किसी तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सीधा ये बोला जा रहा है एकदम स्पष्ट तरीके से, जो भी आपका कैटेगरी है उसका सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स इनटेक वो आपका सेम रहेगा थ्रू आउट द काउंसलिंग। ठीक है, उसमें आपका कोई कन्वर्शन नहीं दिखेगा, मतलब जनरल टू, जो भी आपका मान लो कैटेगरी का सीट्स कम हो रहा है वो जनरल पे शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। जनरल का अलग है, जो भी आपका कैटेगरी है उसका अलग है, दो अलग अलग सीट्स आपको देखने को, दो अलग अलग जो भी सीट्स है वो नंबर ऑफ सीट्स अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा। ठीक है, द बोर्ड विल नॉट कन्वर्ट और डी रिवर्स, मैं बता दिया। वैकेंट सीट्स अंडर द TFW कैटेगरी विल नॉट बी कन्वर्टेड टू द जनरल कैटेगरी। ठीक है, TFW का जो भी सीट्स है अकॉर्डिंग टू AICTE गाइडलाइंस ये चेंज नहीं किया जाएगा। TFW जो भी सीट्स अलॉट किया गया है या दिया गया है सीट्स इनटेक वो सेम रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन फी जो होने वाला है वो ₹500 हो। रजिस्ट्रेशन फी आपका 500 होने वाला है, रजिस्ट्रेशन अगर आप करने वाले हो राउंड 1 के लिए, और मॉपअप के लिए भी सेम होगा। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल है, इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपको। रजिस्ट्रेशन अब मैं देखो, ये बहुत लोग क्या करें, WBJ स्टेप बाय स्टेप भी समझ लो, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चला जा रहा हूँ कि कैसे कैसे काउंसलिंग आपको करना है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट जो चीज़ है उसमें क्या करना है, आपको कुछ नेसेसरी डिटेल्स देना है, जैसे एकेडमिक डिटेल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स और कुछ पर्सनल डिटेल्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर एंड द फॉलोइंग एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बेसिक है, पासिंग मार्क्स, आपका टोटल मार्क्स, ये सब बेसिक कुछ डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये ही है कि ये जो भी इम्पोर्टेंट है ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा यहाँ में हाईलाइट जो मैं किया यहाँ पे देख लेना क्या क्या एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इसको पॉज करके पढ़ लेना। कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल वाइल गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द चॉइस, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये फर्दर चेंज, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसका चेंज नहीं हो सकता है, वो हमेशा आपका कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा थ्रू आउट द काउंसलिंग। जो भी आप मॉपअप के बाद आप शायद चेंज कर सकते हो, लेकिन राउंड 1 राउंड 2 पे तो कतई चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान से चॉइस को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से फिल करना, साथ ही साथ चॉइस भी, क्योंकि चॉइस भी आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका वो ऑटो लॉक हो गया, राउंड 1 राउंड 2 तक के बीच में कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते उसको, तो उसको भी आपको ध्यान से करना है। मतलब बॉटम लाइन यही है, जो भी फिल करना है, जो भी इंफॉर्मेशन देना है, सोच समझ के 2-3 बार चेक करके देना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग अब आ गया। चॉइस फिलिंग में कुछ नहीं करना है, बेसिक कुछ चीज़ है, जो भी आप चॉइस लिस्ट में डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको। देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग के ऊपर जो भी यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो काउंसलिंग हो जाएगा वहाँ पे एकेडमिक स्कोर दिखेगा, आप फी पेमेंट कर दिए वो दिखेगा, और जो भी अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स का ऑप्शन है आपके पास आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद क्या क्या दिखेगा आपको, अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका जो भी एकेडमिक जो स्कोर है वो भी दिखेगा, और फी पेमेंट कर चुके हो ये भी दिखेगा। उसके बाद आपको जो भी अवेलेबल चॉइसेस आपको दिखेगा सामने, ठीक है, पोर्टल के अंदर दिख जाएगा ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दोगे।
चॉइस फिलिंग करते जाओगे अल्फाबेटिक ऑर्डर पे आपको देखने को। दूसरा पॉइंट ये है, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे देखने को मिलेगा। जब आप सर्च करोगे, आप मान लो नेताजी सर्च करो तो उसका एन है, तो एन बहुत नीचे रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा, उससे ऊपर आपका जे रहेगा, जे फॉर जादवपुर। तो ये आप मेंटेन करके चलना। मान लो सर्च करते टाइम आपका टाइम बचेगा, मान लो जादवपुर सर्च करो तो जे ऊपर रहेगा, तो इसलिए ऊपर सर्च करना, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे TFW सीट आपको देखने को मिलेगा अलग से। TFW सीट्स जो होगा उसमें TFW लिखा रहेगा, TFW, ठीक है। तो TFW जो लोग येस किए हो या TFW में एलिजिबल हो, वो लोग TFW सीट्स को पहले टारगेट करना, उसको ऊपर रखने की कोशिश करना। ये मेरा मतलब एक ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट TFW के रिगार्डिंग। TFW सीट्स जो लेना चाहते हैं जो लोग, वो TFW सीट्स को डेफिनेटली कंसिडर करना। जो लोग बोथ सीट्स लेना चाहते हैं, मतलब TFW भी चलेगा और नॉर्मल सीट्स भी चलेगा, नॉन TFW सीट्स भी, वो लोग बोथ सिलेक्ट करेंगे। मतलब अब चॉइस फिलिंग में वो लोग चॉइस फिल करेंगे, वो TFW सीट्स भी करेंगे, नॉन TFW भी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं TFW अगर मुझे नहीं मिला, नॉन TFW सीट में मैं एडमिशन ले सकता हूँ कोई प्राइवेट कॉलेज में जिसका फीस हाई है, तो वो डिसीजन लेके आप नॉन TFW सीट्स भी चॉइस फिलिंग में एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो लोग TFW सीट्स कतई एक भी चॉइस लिस्ट में, एक चॉइस लिस्ट के अंदर एक भी ऑप्शन अगर आपका TFW का नहीं रहेगा, अब आगे जाके एक्सपेक्ट मत करना मेरा TFW लग जाएगा। मान लो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपका मान लो आपका जो टेक्नोमेन है उसका इसी का TFW सीट है, और आप चाहते हो कि मुझे TFW मिल जाए, तो TFW अलग से लिखा रहेगा ऑप्शन के अंदर कि टेक्नोमेन EC TFW सीट, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐड ना करके सिर्फ EC वाला ऐड कर रहे हो, नॉन TFW, तो उसके अंदर TFW नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब वो TFW सीट नहीं, वो नॉन TFW है। अगर उसको अगर आपका मिल जाता है, तो इसका मतलब आप TFW एलिजिबल वाला जो ऑप्शन है, मतलब जो सीट है, वो नहीं लिए हो, वो आपका नॉन TFW सीट है। तो आपको उस टाइम पे एज अ नॉन TFW या एज अ ओपन कैटेगरी के जो लोग जितना फीस देते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, वही देना पड़ेगा, कम नहीं होगा। तो TFW सीट्स जो लोग लेना चाहते हैं, फीस कम करना चाहते हैं फ्यूचर कॉलेज के अंदर, एडमिशन के अंदर, वो लोग TFW लिखा रहेगा जो सीट्स है, बार बार बोल रहा हूँ, TFW लिखा रहेगा, वो जो सीट्स है उसको अलग से सिलेक्ट करना, उसको अलग से ध्यान देना, उसको भी रखना। और अगर आपका बोथ है, मतलब आप लेना चाहते हो TFW, नहीं भी लेना चाहते हो, मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा, तो दोनों केस में आपको दोनों सिलेक्ट करना है। मान लो कि आप EC TFW भी चाहते हो, तो EC TFW वाला एक ऑप्शन रहेगा और एक नॉर्मल वाला रहेगा, EC रहेगा सिर्फ, तो उसको दोनों को ही सिलेक्ट करो। दोनों सिलेक्ट करके अलग से ऑर्डर वाइज सजाओ, जो जिस प्रेफरेंस के हिसाब से आप सजाना चाहते हो। आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था TFW के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि आप मैक्सिमम चॉइस फिल करो, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये मुझे नहीं लगता, अगर आप टू द पॉइंट जिस कॉलेज में पहुंचना चाहते हो आप, तो आपके पास हाथ में गिना चुना ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन आपका कोई अगर चॉइस ही नहीं है, कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, तो मैक्सिमम चॉइस फिल करो। अगर आपको कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये नोट करना है, अगर आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस आपका नहीं है, कोई भी चलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, ठीक है, कोई आपका ब्रांच का प्रेफरेंस नहीं है, तो आप मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज भरो, ठीक है। अब मान लो वहाँ पे ऑप्शंस में जो भी आपका कट ऑफ के हिसाब से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस आप भरते हो, तो आपका चांस बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस PDF कि आपका वो चॉइस मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है। थोड़ा कट ऑफ के ऊपर रिसर्च करो, मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ अलग अलग वीडियोज़ के अंदर, कट ऑफ के ऊपर रिसर्च करो, कॉलेज के ऊपर रिसर्च करो, अलग से इंफॉर्मेशन निकालो। जो भी कॉलेज आपका चाहिए, चुनिंदा आपका 2-3 कॉलेज होना चाहिए, गिना चुना, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब आपका श्योर होता है कि हाँ इस कॉलेज में मुझे मिल जाएगा, एज अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट या प्रेफरेंस, सब देख के एक रिसर्च करके एक रिजल्ट निकल के आता है कि 2-3 कॉलेज मुझे चाहिए, तो उसको सबसे ऊपर रखो। बैकअप ऑप्शन के हिसाब से आप 3-4 नीचे रख सकते हो, मैक्सिमम 7-8 के अंदर हो जाता है। तो इसलिए 7-8 चॉइस मुझे लगता है इनफ है, मैक्सिमम 10 चॉइस। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस PDF मैक्सिमम चॉइस फिल करो। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो WBJ का काउंसलिंग होगा, कुछ ऐसा होगा कि मान लो यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, मतलब मेरे से जो PDF आपको मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग द काउंसलिंग हेल्प डेस्क फ्रॉम माई साइड, यहाँ पे देखना कि आपका नाम वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा नोट रहेगा, मैसेज रहेगा मेरे एंड से, और उसके साथ ही साथ आपको नीचे बहुत सारा चॉइस देखने को मिलेगा, बहुत सारा। इसके अंदर आपको अलग अलग चॉइस देखने को मिलेगा,
और यहाँ पे बहुत सारा हाईलाइट भी किया रहेगा, और उसका मतलब भी, मतलब जो लेजेंड बोलते हैं उसको, यहाँ पे उसका मतलब क्या है, हाईलाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा रहेगा। पर्सनलाइज्ड चॉइस लिस्ट आपको मिलने वाला है। और इसके लिए आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो 299, तो मैं इसको कम करके 249 कर चुका हूँ। तो 249 प्राइस आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ ये जो भी काउंसलिंग है आज और कल के लिए, ठीक है, 2 दिनों के लिए। तो कल तो स्टार्ट ही हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 दिनों के अंदर ये ऑफर चल रहा है। जिसको ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लो। आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको में आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको पेमेंट का जो भी है भेज दूंगा, उसमें आप मैसेज करना, पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट भेजना, उसके बाद रैंक कार्ड भेज देना। कुछ टाइम के अंदर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मैं भी जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ मिले। ऐसा ही एक पर्सनलाइज पीडीएफ आपको मिलेगा, और बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारा लिंक्स, बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस, 1-to-1 मेरे से बात करने का मौका, लाइव डाउट सॉल्व करने की मौका, सब कुछ आपको मिलने वाला है इन 249 प्राइस, ठीक है। तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसको लग रहा है कि मैं काउंसलिंग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए ये है, ठीक है। लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए पूरा देखो, वीडियो को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाला है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटो लॉकिंग या चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग या ऑटो लॉकिंग क्या दोनों एक चीज है? बिल्कुल नहीं। चॉइस लॉकिंग आप खुद भी कर सकते हो मैनुअली। आप अपना जो भी चॉइस आप कर लिए हो, टाइमलाइन में आप मेंशन कर दूंगा, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। उस टाइमलाइन के अंदर अंदर अगर आप चॉइस सब फिल करके लॉक कर दोगे, इट इज गुड, ठीक है। अगर आप कर रहे हो कोई बात नहीं, इट्स अ रिकमेंडेड स्टेप। लेकिन अगर आप बाई चांस भूल जाते हो चॉइस लिस्ट को करने के बाद लॉक करना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए ऑटो लॉक हो जाता है। उसके लिए ऑटो लॉक हो जाते हैं, यहाँ पे एकदम स्पष्ट तरीके से मेंशन किया गया है। ये पीडीएफ ऑफिशियल है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है सब ऑफिशियल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका मान लो लॉक हो गया या ऑटो लॉक हो गया, जो भी हो गया, उसके लिए आपका जो भी फील्ड चॉइस, उसका एक पीडीएफ मिलेगा आपको, पोर्टल पे मिल जाएगा। उसको आप डेफिनेटली डाउनलोड करने ला, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। उसको आप यूज़ कर सकते हो, या एज ए रेफरेंस आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कम से कम तो डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद आता है राउंड 1 का अलॉटमेंट। अलॉटमेंट उसके बाद आ जाता है, 3 राउंड्स होता है, ज़्यादा राउंड्स नहीं होता है, अलॉटमेंट पहले होगा। अलॉटमेंट के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अलॉटमेंट पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। अब बारी है आपका अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट पे आपका क्या होगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता दूं। बस जो चीज़ है, आपको अगर आप अलॉटमेंट आपका मिलेगा तो आपको वहाँ पे कोर्स का नाम लिखा रहेगा, और उसके साथ ही साथ आपको जो सीट्स, नंबर ऑफ जो चॉइस में जो सीट मिला है वो लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको राउंड 1 पे सीट मिल जाता है, तो उसके बाद करना क्या है, उसके बाद कुछ तो करना है, तो उसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट जो आपको करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना है। इट्स मतलब रिफंडेबल, ये रिफंड हो जाएगा, लेकिन वो उसके लिए कंडीशन है, जो भी है। आप जो आने वाले दिनों में कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, तो वहाँ पे वो ट्रांसफर कर देते हैं, थोड़ा सा कट के शायद ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी है। तो 5,000 का रिफंडेबल एक अमाउंट आपको फी पेमेंट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस नाम है उसका, ठीक है। कोई भी अलॉटमेंट मिलता है वो पेमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स मैंडेटरी। अगर आप वो नहीं करते हो, जो भी सीट आपको मिला है वो आपका अपग्रेड ही नहीं होगा। गलती नहीं करना है, मान लो आपका सीट मिला है, आपको वो पसंद नहीं है, आपको अपग्रेड करवाना है, लेकिन एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, ये इट्स मैंडेटरी। ये अगर आप नहीं करते हो तो आप अपग्रेडेशन पे ही नहीं जा सकते। बात समझ में आ रहा है? तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद फी पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है। उसके बाद जो कॉलेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉलेज आपको मिला है वहां पे जाके रिपोर्ट करना है विथ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटोकॉपी निकाल लेना, 2 कॉपी करके, और साथ ही साथ ओरिजिनल लेना भूलना भी मत, ठीक है। और ओरिजिनल वापस भी लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं ये भी बाद में बताने वाला था, लेकिन ठीक है अभी बता देता हूँ। क्या होता है, बहुत सारा कॉलेज में ऐसा बोला जाता है, मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा बोला जाता है, रिपोर्ट किया जाता है कि वो लोग कभी कभी रख देते हैं कुछ ओरिजिनल्स। बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल लेके चले आना है, कॉपी दे के आना है, कुछ भी हो जाए ओरिजिनल को गंवाना नहीं है, ठीक है। ये मेरे एंड से एक ओपिनियन है,
PDF में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन जो भी है PDF में जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आफ्टर पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है 5,000 रिफंडेबल है। उसके बाद आपको एक जो PDF मिलेगा उसको प्रिंट आउट करके और अदर डॉक्यूमेंट्स लेके विथ योर ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज, ठीक है, विथ योर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। अपना सिग्नेचर है वो नीचे लिख के, सेल्फ अटेस्टेड लिख के सिग्नेचर करके हर एक कॉपी में फोटोकॉपीज में रख देना। उसको लेके जाना, 2 कॉपी करके लेके जाना। इस पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिला है। क्या होता है जोसा में ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑनलाइन पे ही हो जाता है, लेकिन ये वाला जो फिजिकल रिपोर्टिंग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ऑफलाइन होता है इन WBJ काउंसलिंग। तो इसलिए इस बार भी ऐसा होने वाला है, इसमें जाना वेरिफिकेशन करवा लेना, ठीक है। उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। अब जिस कॉलेज में आप जा रहे हो इसका मतलब वहाँ पे आप एडमिशन ले लोगे ऐसा नहीं है। ये जो राउंड 1 पे आपको जो वेरिफिकेशन है ये सिर्फ आपके एक प्रोसीड्योर है पूरा काउंसलिंग के अंदर। अब अगर अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो आपका हो सकता है अपग्रेडेशन, क्योंकि इसके लिए ये फर्स्ट स्टेप है, आपको ये करना है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। इसलिए वेरिफिकेशन करो, वहाँ पे टिक आएगा, फिर आपका अपग्रेडेशन के लिए वो जो एलिजिबल आप हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपग्रेडेशन कर सकते हो, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए तो अगर आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे पहले जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका नेक्स्ट राउंड पे अपग्रेडेशन के लिए आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। उसके बाद चलो अब आता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है के लिए बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है। पहली बात यह है कि जो भी आपका इनपुट्स प्रोवाइड किया गया उसी हिसाब से आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और एक अलॉट होगा आपका, ठीक है। जो आपका अलॉट हो जाएगा उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए जो कॉलेज है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो एकदम सीधा बता रहे हैं WBJ बोर्ड, उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का है, WBJ बोर्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ पे हर एक कॉलेज, वहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे सब कुछ आपका वेरीफाइड होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जो कॉलेज मिला है मुझे, वहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि इस दिन कॉलेज में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो टाइमिंग है वो कॉलेज के हिसाब से चेंज होता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। तो कॉलेज वेबसाइट पे आपको जाना है, उसमें विजिट करना है, उसमें टाइमिंग देखना है। वहाँ पे अलग से आपका पोर्टल के अंदर टाइमिंग दिया जाएगा, उस टाइमिंग पे जाके आपको करना है। जो मैं अभी बताया कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ ही साथ ओरिजिनल लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बताने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो क्लास 10th का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उसके अंदर ही ये सब डॉक्यूमेंट्स है। क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, OCI सर्टिफिकेट अगर आपका चाहिए तो। आप इंडियन सिटीजन हो नहीं चाहिए छोड़ो। WBJ डोमिसाइल्ड कैंडिडेट जो है उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो भी एज पर योर एलिजिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारा प्रोफोर्मा दिया गया था, उस प्रोफोर्मा पे आप डेफिनेटली डोमिसाइल बना चुके हो। मैं वीडियो दे चुका हूँ तो आपको डोमिसाइल लगता है, आई थिंक मैं बोल चुका हूँ तो आप बना चुके हो। चलो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी तैयार होना चाहिए, अभी भी नहीं बना तो डेफिनेटली जल्दी से बना लो। TFWB SC/ST जो भी है EWS उसके लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर यही चाहिए। मैं बहुत सारे डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। उसके बाद PWD कैंडिडेट्स के लिए PWD सर्टिफिकेट ऑब्वियसली, और TFW के लिए TFW सर्टिफिकेट। ये आपको लेना है जो भी आपके लिए जो भी है, मतलब जो भी आपको जिसके लिए आप एलिजिबल हो। मान लो TFW के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, ये आई थिंक मुझे बताने लायक मतलब कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये आप सब लेके आप डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ध्यान से सुनना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है जो मैं यहाँ पे मेंशन किया, उसके साथ ही साथ आपको एक येस अपग्रेडेशन या नो अपग्रेडेशन का आपका एक प्रोफॉर्मा मिल जाता है, उसको फिलअप करके ले जाना है। अब किसके लिए क्या चाहिए? येस अपग्रेडेशन उसके लिए चाहिए जो अपग्रेड करना चाहता है, ठीक है, सिंपली, तो उसके लिए वो चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, वो ये अपग्रेडेशन करके लेके जाना है, उसको साइन करके आपको देना पड़ता है, ठीक है। और उस केस में क्या होता है, आप अपग्रेडेशन राउंड पे एलिजिबल हो, आपका अपग्रेडेशन राउंड पे भी अलॉटमेंट आप मतलब पा सकते हो, ठीक है, चांस। लेकिन जो लोग अपग्रेड नहीं करना चाहते, पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड का फर्स्ट चॉइस ही वो लोग चाहते हैं कि मुझे मिल जाए या मिल गया है ऑलरेडी, वो एडमिशन चाहते हैं, तो वो लोग एडमिशन करेंगे लेकिन उसके साथ नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करेंगे।
उसको लेके जाएंगे और उसमें साइन करेंगे, रख देंगे वो लोग। उसके साथ ही साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखना कि साइंड फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट भी आपको मिलेगा, वो भी आपको लेना है। ठीक है, साइंड फिजिकल रिपोर्टिंग रिसिप्ट वो भी आपको लेना है। और जो लोग ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये अपग्रेडेशन भी नहीं लेके जाएंगे, नो अपग्रेडेशन भी लेके जाएंगे, उसके लिए क्या होगा, WBJ बोर्ड ऐसा मान लेंगे कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों को खत्म कर दे, उनका मतलब और कुछ होगा नहीं, उनका पूरा कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया ऊपर में, उसके साथ साथ ये सब अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन दोनों ही लेके जाना है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है राउंड 2 अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं। क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। अब आता है अपग्रेडेशन राउंड। अपग्रेडेशन राउंड पे क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। किस किस केस में आप अपग्रेडेशन राउंड पे एलिजिबल हो। ठीक है, फर्स्ट जो केस है, आपको राउंड 1 पे सीट नहीं मिला। दूसरा जो केस है, वो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस सब कुछ दिए थे, आप कंप्लीट वेरिफिकेशन किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ये अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप किए थे और दे चुके थे, वो लोग के लिए वो लोग एलिजिबल हो अपग्रेडेशन राउंड पे। तीसरा लोग वो हो जो लोग सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट कर दिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर दिए थे, सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन किसी वजह से राउंड 1 का जो सीट था वो कैंसिल हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो वजह, अगर आपका एकेडमिक एलिजिबिलिटी मतलब आप अगर फुलफिल नहीं कर रही ये थे, उसलिए आपका वो सीट कैंसिल हो गया, अगर ऐसा हुआ तब आपका नहीं होगा। अगर अदर देन कुछ ये जो रीज़न है इसको छोड़ के अगर कोई और दूसरा रीज़न है, तो उस केस में आप एलिजिबल हो। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो है, जिसको सीट नहीं मिला राउंड 1 पे, वो लोग अपग्रेडेशन राउंड पे डायरेक्टली एलिजिबल है। राउंड 2 पे जो लोग जिसको सीट मिला था, ये सब अपग्रेडेशन किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट किए थे, सब कुछ किए थे, वो लोग एलिजिबल हो। तीसरा जो लोग एलिजिबल क्या है, सब कुछ किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सब कुछ किए थे, लेकिन किसी वजह से आपका अदर देन एकेडमिक इनएलिजिबिलिटी अगर आपका वो कैंसिल हो गया, तो उस केस में भी आप एलिजिबल हो फॉर अपग्रेडेशन राउंड। ठीक है, अच्छा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यही फाइनल अपग्रेडेशन राउंड है, इसके बाद कोई अपग्रेडेशन राउंड नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा आपका सीट। ठीक है, यही फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। और दूसरा जो पॉइंट ये है कि जो भी आपका सीट अपग्रेड हुआ है, वो अगर अपग्रेड हो जाए, अर्लियर सीट आप नहीं ले सकते, वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अपग्रेड हो जाता है, प्रीवियस सीट कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि किसी को राउंड 1 पे भी सीट मिला, लेकिन राउंड 2 पे सीट नहीं मिला, अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपका राउंड 1 का जो सीट है वो रिजर्व रहेगा। ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मान लो आपका राउंड 1 पे सीट मिला है, राउंड 1 पे सीट मिलने के बाद राउंड 2 पे सीट नहीं मिला, अपग्रेड नहीं हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं, उस केस में राउंड 1 का सीट आपका रहेगा। राउंड 1 का सीट रहेगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, हाईलाइटेड पोर्शन को देखो ध्यान से। ठीक है, चलो आफ्टर राउंड 2, अपग्रेडेशन राउंड के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। फर्स्ट सिचुएशन कैसा बन सकता है, मान लो आपका जो कैंडिडेट्स का जो फर्स्ट चॉइस है वो मतलब द अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड टू द कैंडिडेट्स फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट जो चॉइस था आपका चॉइस फिलिंग के टाइम पे, अगर आपका वो अपग्रेड होके आ चुका है, आपको फर्स्ट चॉइस मिल चुका है राउंड 2 के अंदर, तब आपको क्या करना है, दूसरी बार आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना होता है, दूसरी बार कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। आपको फिर से वही करना है, क्या करना है कि जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करना है। फ्रेश अलॉटमेंट लेटर मिलेगा राउंड 2 के अंदर, फ्रेश अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ, उसको लेके आपको एडमिशन ले लेना है। नहीं लेते हो, एग्जिट हो गए हो। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। बहुत लोग क्या करेंगे, राउंड 2 के अंदर जो सीट उसको मिला था, वो उसका जो चॉइस लिस्ट है उसी हिसाब से, फर्स्ट चॉइस नहीं है, सेकंड या उससे नीचे का चॉइस है जो उसको अपग्रेडेशन राउंड के बाद मिला है, तो उसके लिए उसको बेस्ट चॉइस तो नहीं मिला, उसके लिए वो तो बेस्ट चॉइस उसको नहीं मिला, उसका बेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उसका बेस्ट कॉलेज नहीं मिला उसको। तो उस केस में वो क्या करेगा, दो केस कर सकता है, दो चीज कर सकता है। पहला जो चीज है, कोई एक करना है, मैं दोनों ही डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट जो चीज है, वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, वो लोग कंप्रोमाइज कर लें,
एडमिशन ले लें, मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं, मतलब वो लोग डिसाइड कर लें ठीक है मैं कर लूँगा, एडमिशन ले लूँगा, जो भी मुझे मिला है मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उस केस में क्या करोगे, न्यूली जो आपका अलॉटमेंट मिला है, अलॉटमेंट लेटर मिला है, उसको लेके एडमिशन ले लोगे, ठीक है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन उस केस में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ, उस केस में मॉप अप राउंड पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में मॉप अप राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बहुत सारा डाउट था, बहुत सारा कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं WBJE बोर्ड की मॉप अप राउंड पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप WBJE के अंदर राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन करके जो आपको कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन ले लेते हो, उस केस में कोई भी मॉप अप में आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है, आपका जो कॉलेज मिला है वो आपका पसंद नहीं है, मतलब आप नहीं चाहते हो मैं एडमिशन लूँ, तुम और भी ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हो, तुम्हारा बेस्ट कॉलेज में तुम पहुंचना चाहते हो जो चॉइस लिस्ट के अंदर था फर्स्ट चॉइस, उस हिसाब से तुम क्या करोगे, कोई भी एडमिशन नहीं लोगे, छोड़ दोगे, सिंपली आप छोड़ दोगे, ठीक है। उसको छोड़ने के बाद आप मॉप अप पे पार्टिसिपेट करोगे, सिंपल। मुझे आई थिंक और दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें और एक केस हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत लोगों का क्या होगा कि मॉप अप राउंड पे उसको जाने की जरूरत पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा। कैसे, मान लो आपका राउंड 1 पे सीट मिला था, अपग्रेडेशन के लिए आप पार्टिसिपेट किए थे, एलिजिबल थे, पार्टिसिपेट किए थे, राउंड 2 पे कुछ नहीं मिला, अपग्रेडेशन में कुछ नहीं मिला, राउंड 1 पे मिला था, राउंड 2 पे नहीं मिला। उस केस में क्या होगा, राउंड 1 वाला सीट आपका है अकॉर्डिंग टू दिस एलिजिबिलिटी या दिस PDF। तो उस केस में आपका राउंड 2 में जो आपको सीट लास्ट तक है, मतलब जो फर्स्ट राउंड पे मिला था, उस वहां से आपका आफ्टर अपग्रेडेशन राउंड आपका वही सेम सीट है। उस केस में आप एडमिशन भी ले सकते हो। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वही सेम चीज़ है, न्यू अलॉटमेंट लेटर तो आपको नहीं मिलेगा, वही अलॉटमेंट लेटर ही है, उसको ही लेके आप जाना है और वो पिछले वाला जो राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर लेके जाओगे और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करके आप एडमिशन ले सकते हो। ये फर्स्ट केस है। दूसरी केस है, आप मान लो डिसाइड कर चुके हो नहीं मैं एडमिशन नहीं लूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो फर्स्ट केस में आप अगर एडमिशन ले लेते हो, मॉप अप में पार्टिसिपेट करने की कोई बात नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड देन केस फॉर दैट केस। और अगर आप सेकंड केस की बात करोगे, जो एडमिशन नहीं लिए है वो लोग मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप सीट रिटेन नहीं कर सकते हो मॉप अप में, जो 2 साल पहले होता था, अभी वो नहीं होगा। इस जो अर्लियर जो ईयर है उसमें भी ऐसा हुआ था कि आप जो मॉप अप वाला जो सीट है वो जो मान लो आप जो सीट रिटेन करने की सोच रहे थे राउंड 2 का सीट, राउंड 2 का सीट आप मॉप अप में रिटेन नहीं कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, राउंड 2 का सीट मॉप अप में रिटेन नहीं कर सकते हो, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। राउंड 2 का सीट मॉप अप में रिटेन नहीं होगा। मॉप अप में जो सीट आप रिटेन करने की सोच रहे थे वो एज अ वैकेंट सीट मॉप अप में जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा, मान लो किसी को क्या हुआ, किसी को क्या था कि राउंड 1 का जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल हो गया, लेकिन राउंड 2 पे कुछ मिला है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको अलॉटमेंट लेटर जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, पहली बात तो है, ठीक है। पहली बात ये है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट सीट तो कैंसिल हो गया, सेकेंड में आपको फिर से अलॉटमेंट मिला है, तो उस केस में क्या होगा आपका अदरवाइज क्या होगा, आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, एग्जिट हो गया, ये बात है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय अलॉटेड इंस्टीट्यूट कैन हैव फॉलोइंग आउटकम्स। क्या क्या आउटकम हो सकता है, जो लोग राउंड 1 पे सीट कैंसिल हो गया था, राउंड 2 पे मिला है, प्रेजेंट अलॉटमेंट में बी कैंसिल्ड इफ द कैंडिडेट इज फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर इट। प्रेजेंट अलॉटमेंट में बी कैंसिल्ड इफ द कैंडिडेट इज नॉट फाउंड नॉट एलिजिबल। हो सकता है आपका मार्क्स कम था, बहुत सारा मार्क्स का एकेडमिक जो भी एलिजिबिलिटी भी होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो उसमें अगर आप इनएलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस केस में आप मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सच कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो फिर, इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल, इफ he or she has been allotted a seat in her first choice, he must complete the admission to the institute. Otherwise, if they do not complete the admission, it will be considered that she is not interested. अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल था लेकिन फिर भी वो एडमिशन नहीं लिया, वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन करके आ गए, राउंड 1 पे सीट कैंसिल हो गया था, राउंड 2 पे सीट मिला था, वेरिफिकेशन भी कर चुके हो, लेकिन उसके बाद एडमिशन ले लिए हो, बहुत लोग करते हैं,
राउंड पे सीट वेरिफिकेशन करके छोड़ देते हैं, सीट तो रिटेन हो जाएगा मॉपअप में। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। बोला जा रहा है यहाँ पे, ये वाला जो है आप पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा ही बोला जा रहा है, ठीक है। आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उस केस में आप मॉपअप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा गया है डिवर्ट फ्रॉम माई एनी सीट अलॉटमेंट इन द मॉपअप राउंड। उस केस में मॉपअप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उस केस में आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सी जो है, अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, वो लोग अगर सेकेंड और लेटर चॉइस में हैं तो उस केस में वो एडमिशन कंप्लीट भी कर सकता है, और उस केस में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मॉपअप के अंदर, ठीक है। अगर वो लोग एडमिशन नहीं लेते तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिंपल बात है ये, ठीक है। चलो, तो अब हम वीडियो के एकदम लास्ट तक आ चुके हैं। अब लास्ट जो केस होता है कि आपको राउंड 1 पे सीट नहीं मिला, राउंड 2 पे सीट मिला है, आपको क्या करना है। फिर से बोल रहा हूँ, राउंड 1 पे सीट नहीं मिला, राउंड 2 पे क्या करना है सीट मिलने के बाद, अगर आपको मिलता है तो। फर्स्ट जो चीज़ है, सेम चीज़ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना है 5,000 का। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के टाइम पे जब आप फीस पेमेंट कर दोगे, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। उस केस में आपका ये सब अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन नहीं होता है। उस केस में आपको एडमिशन लेना है या छोड़ देना है, यही होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, उस केस में आपका मॉपअप में कोई मतलब पार्टिसिपेशन का एलिजिबिलिटी नहीं रहता है। मतलब अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना है, तब आपको वेरिफिकेशन करके, मतलब वेरिफिकेशन भी नहीं करना है, छोड़ दो। मतलब आपको सीट मिला, आप जस्ट छोड़ दो, लीव करो, तब आपको मॉपअप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन करके छोड़ देते हो, उस केस में मॉपअप में पार्टिसिपेट करने की एलिजिबिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एडमिशन ले लेना, वो भी ले सकते हो, सिंपल यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप टू राउंड 2 का ये एक रोड मैप है। ये रोड मैप अच्छे से समझ लो, जिसको जो मतलब जिस सिचुएशन पे गिरे आएगा, मतलब जिसके लिए जो सिचुएशन आएगा, उस केस में आप उस वीडियो को, मतलब इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके या उस पोर्शन को देख लेना बाद में जाके इन फ्यूचर, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया गया, पूरा एकदम A to Z है, इसके अंदर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अप टू राउंड 2 अपग्रेडेशन राउंड। मॉपअप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ मॉपअप के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, और इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया गया। जो भी डाउट है, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, हो सकता है डाउट, तो कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।